दोस्तों रुपए पिछले कुछ महीनों में अपने सब खराब स्तर पर आ गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉलर के मुकाबले ही कमजोर हो रहा है। रुपए जो है वो रूबल के अगेंस्ट, जो रशिया की करेंसी है, युआन के अगेंस्ट और सबके प्रति जो है धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि युआन के प्रति या युआन के अगेंस्ट में 16 से 18% कमजोर हुआ है, रूबल के अगेंस्ट में 20% तक कमजोर हुआ है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी रुपया के मुकाबले भी 11 से 12% तक कमजोर हुआ है। इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या क्या कारण है जिसके कारण रुपए जो है कमजोर हो रहा है। आप देख रहे हैं सर्टिफिकेशन, मैं हूं सागर। तो दोस्तों रुपया क्यों कमजोर हो रहा है ये समझने से पहले एक चीज समझनी पड़ेगी जिसे बोलते हैं करंट अकाउंट, और भारत के केस में करंट अकाउंट डेबिट। ये क्या होता है? मतलब मान लीजिए आपके पास 100 रुपए की चीजें आप बेच रहे हैं, मतलब भारत जो है वो 100 रुपए की चीजें बेच रहा है दूसरे देशों, लेकिन खरीद वो 110 रुपए की चीजें रहा, मतलब भारत को 10 रुपए का घाटा हो रहा है। तो क्या हम बोलेंगे ये जो हमारा है ये करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है, ये 10 रुपए जो हम माइनस में चल रहे हैं, हम ज्यादा करते हैं, ये हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है। मतलब भारत का जो एक्सपोर्ट है वह भारत के इंपोर्ट से कम। अच्छा, सीधी सीधी बात होती है, किसी भी चीज की जो दाम है या कीमत है वह डिमांड एंड सप्लाई पे निर्भर करता है। भारत जब किसी दूसरे देशों को पेमेंट करता है तो वो डॉलर में पेमेंट करता है या किसी बड़ी करेंसी में, जनरली आप मान के चलिए डॉलर में पेमेंट करता है। तो जब भारत बेच कम रहा है, खरीद ज्यादा रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि भारत से डॉलर जा रहा है, और किसी ना किसी हालत में भारत को वो जो इनफ्लो है डॉलर का, ये दूसरी हार्ड करेंसी से उनका रखना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो धीरे धीरे भारत की जो रिजर्व है वो धीरे धीरे खाली हो जाएंगे। तो दोस्तों हम सीधा सीधा ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का जो इम्पोर्ट बिल है वो क्यों बढ़ रहा है, और भारत का जो एक्सपोर्ट है या भारत में जहां से इनफ्लो होता है दूसरी करेंसी का या डॉलर का, वो कैसे रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, कमजोर हो रहा है। तो सबसे पहले भारत का जो इम्पोर्ट बिल है वो बढ़ क्यों रहा है, या भारत का जो रुपए है वो कमजोर क्यों रहा है। तो सबसे बड़े 3 मेजर फैक्टर दिखते हैं। सबसे पहला है ऑयल शॉक। ऑयल शॉक का मतलब हम सभी जानते हैं कि अभी वर्तमान में गल्फ देशों में क्या चल रहा है, दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसके कारण भारत, देखिए भारत में कोई क्रूड ऑयल जनरली होता नहीं है। भारत जो है वो अपना सारा लगभग आप मान के चलिए 90 से ज्यादा % जो तेल है वह मंगवाता है, बाहर से इंपोर्ट करता है। तो जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो सीधी सीधी बात है भारत को तो लेना ही, वो एसेंशियल सर्विसेज है, तेल के बिना तो दुनिया चलेगी नहीं भारत की। तो हम क्या करेंगे, हमको खरीदना ही है, चाहे वो $90 पर बैरल पे मिले या 110 पे मिले। तो जैसे जैसे उसका दाम बढ़ेगा भारत का इंपोर्ट बिल भी बढ़े। दूसरी बात, दुनिया भर में ये देखा गया है कि अनसर्टेनिटी चल रही है। रशिया यूक्रेन के साथ लड़ रहा है, चाइना ताइवान पे अटैक करने की कोशिश करेगा या प्लानिंग कर रहा है, वैसे दुनिया को संकेत मिल रहे हैं। इजराइल, ईरान, अमेरिका, इनकी जंग चल रही है। तो दुनिया भर में यह दिख रहा है कि अनसर्टेनिटी का दौर। जब भी ऐसा कुछ होता है तो दुनिया जो होती है वो स्ट्रॉन्ग करेंसी की तरफ जाती है, और दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी कौन सी है? डॉलर। तो आपने देखा गल्फ में वॉर बढ़ी, तेल के दाम बढ़े, तो उसमें डॉलर की सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज्यादा हो। वैसे ही जब दुनिया में अनसर्टेनिटी होती है तो सारे जो लोग होते हैं वो डॉलर इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं ताकि भविष्य के क्रिंचेस से बचे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे भारत में कई लोग ये सोचते हैं अभी वर्तमान में कि तेल नहीं मिलेगा और जल्दी से अपनी गाड़ी उठा कर चले जाते हैं पेट्रोल पंप पे कि हम अपनी टंकी फुल करा। तो इससे आप मान सकते हैं कि आर्टिफिशियल क्रंच आ जाता है, एक आर्टिफिशियल किल्लत आ जाती है। उसी प्रकार दुनिया भर के सारे देश और बड़े बड़े इन्वेस्टर डॉलर के पीछे भाग रहे हैं, तो डॉलर की जो है डिमांड ज्यादा हो गई और सप्लाई कम हो, इस कारण भी डॉलर का जो वैल्यू है वो बढ़े। जो तीसरी सबसे बड़ी वजह है, मैंने बताया कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है वो भारत से पैसा निकाल रहे, और मैं भारत से पैसा निकाल रहे का ये मतलब नहीं कि मिड कैप या स्मॉल कैप निकाल रहे। भारत की जो बड़ी ब्लू चिप कंपनियां हैं उनसे भी पैसा निकाल रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म में भारत के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, तो उसके क्या कारण है? तो उसके मल्टीपल कारण। सबसे पहला, दुनिया भर में खासकर यूएस में जो फेडरल बैंक है वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा जा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर वहां इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे तो लोग जो इन्वेस्टर है वो हमेशा हायर इंटरेस्ट की तरफ जाएंगे और भारत से पैसा निकालकर वो दूसरे देशों में डालेंगे। पहला। दूसरा, कई इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि भारत का जो इक्विटी मार्केट वो ओवर वैल्यूड है, मतलब उसमें बहुत करेक्शन आएगा। तो इस करेक्शन से बचने के लिए, करेक्शन का मतलब है कि उसके वैल्यू घटेंगे, तो उससे बचने के लिए भी वो अपना पैसा निकाल रहे हैं और चले जा रहे हैं। देखिए, तीसरा सबसे बड़ा बात है कि ये जो इन्वेस्टर्स है ये स्पेकुलेशन पे चलते, अनुमान पे चलते, ये रियलिटी बेस्ड नहीं, मतलब स्पेकुलेशन पे चलते। जैसे भारत का भी करंट अकाउंट डेफिशिएंट आप बोलेंगे आरबीआई के डाटा के हिसाब से तो $13.2 बिलियन है, या भारत का 1.3% ऑफ जीडीपी है। तो कंट्रोलेबल है, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन स्पेकुलेशन ऐसा है कि भारत की इक्विटी मार्केट में अभी करेक्शन आएगा तो इन लोग अपना पैसा
पैसा निकाल रहे हैं, साथ ही दुनिया भर में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो वहां से वो पैसा निकाल रहे हैं। अब ये स्पेकुलेशन के कारण भी भारत का थोड़ा सा यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ से दिक्कत। तीसरा एक और कारण है, आप बोल सकते हो कि ये जितने इन्वेस्टर्स हैं ये हमेशा टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं। आप दुनिया में कहीं भी देखें तो जब जब जहां जहां टेक बूम आएगा वहां ये इन्वेस्टर अपना पैसा लगाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जनरेशन कुछ भी होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी के टाइम में आप बोलेंगे तो सेमीकंडक्टर्स जहां पे इंडस्ट्री होगी वहां पे ज्यादा पैसा इनफ्लो होगा। जो एआई में काम कर रहा होगा जो विदेश, वहां पे ज्यादा पैसा मतलब इनफ्लो करेगा। कंप्यूटर या कंप्यूटिंग के ऊपर जो काम हो रहा होगा उस पर इनफ्लो करेगा। भारत दुर्भाग्यवश एआई में अभी थोड़ा पिछड़ा है। भारत को एआई या फिर नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी इसमें अपने आप को सुदृढ़ बनाना पड़ेगा, तब जाके जो दूसरे देश के इन्वेस्टर्स हैं वो भारत के पास आएंगे। तो दोस्तों देखते हैं भारत में जो इनफ्लो ऑफ डॉलर है या इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी वो कैसे होती है। तो सबसे ज्यादा भारत में आता है कि भारत का जो सर्विस सेक्टर है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग सर्विस सेक्टर हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो भारत का बहुत ही एक बढ़िया प्लस पॉइंट है। हम उससे बहुत सारा फॉरेन करेंसी जो है वो जनरेट करते हैं, अपने पास लाते हैं। लेकिन इसमें एक चैलेंज भी आ गया। देखिए अभी जो जमाना चल रहा है वो एआई का आ गया है, ठीक है। तो हमारे बहुत सारे जो सर्विसेज हैं आगे नेक्स्ट फ्यूचर में खतरे पे आ सकती हैं। तो भारत को इस एरिया में भी सोचने की आवश्यकता है कि हम अपने सर्विस सेक्टर को कैसे प्रोटेक्ट करें या हमारे सर्विस सेक्टर को कैसे स्केलेबल बनाए जो एआई से कंपीट कर सके, या फिर इस बारे में कुछ ना कुछ सोचने की आवश्यकता। दूसरा है रेमिटेंस, मतलब जो भारतीय हैं वो भारत से बाहर रहते हैं और अपने घरों में पैसा भेजते हैं। अभी आप इसमें भी दो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पहला, दुनिया भर के देशों में देखा गया है कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट काफी जाग रहे हैं, या जो हमारे अगेंस्ट जो रेसिस्ट कमेंट हो रहे हैं, रेसिज्म हो रहा है, वो काफी बढ़ रहा है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा था कि कुछ दिनों पहले कि अब अमेरिका से जो पैसा बाहर जाएगा उस पर वो एक टैक्स लगाने की कोशिश करेंगे, रेमिटेंस टैक्स 1%, 2%, 5%, कितना पता नहीं। दूसरा, गल्फ के देशों में 45 लाख से ज्यादा भारतीय हैं जो भारत में पैसा भेज, लेकिन गल्फ में अभी हालात क्या है आप सभी को पता है। ये भी भारत को देखना पड़ेगा, भारत को इस स्थिति में भी कुछ करने की कोशिश करनी है। तीसरा, भारत एक्सपोर्ट तो अपना बढ़ाने की कोशिश करेगा ही। एक्सपोर्ट के लिए क्या कर सकते हैं हम, तो एक्सपोर्ट के लिए हमको हमेशा अपनी प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। भारत में जो टेक्नोलॉजी है उनको अपग्रेड करने की आवश्यकता है। साथ ही हमारे जो बॉटलनेक्स हैं, बॉटलनेक मतलब हमारी जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। हमें सप्लाई चेन इंटीग्रेशन पे ध्यान देना होगा। हमें हमारे जो रेगुलेशंस है, जैसे हम बोलते थे लाइसेंस राज या रेगुलेटरी अथॉरिटी के, उसको जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कम करना होगा। हमें इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिशन को बढ़ाना होगा। भारत में हमारे लेबर प्रोडक्टिविटी जो कम है उसको इंक्रीज करना होगा। भारत ये सब कर सकता है। साथ ही हमें गुणवत्ता का भी ध्यान रखना होगा विदेशों में compete करने के लिए। तो हम जाके विदेशों में कुछ compete कर सकते हैं या हमारा एक्सपोर्ट थोड़ा बढ़ सकता है। साथ ही साथ हमें यह भी सोचना होगा कि हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसको एक स्ट्रक्चरल, एक कैलिब्रेटेड तरीके से एक योजना के तहत करें। और जो नॉन एसेंशियल चीजें हैं उस पर हम थोड़ा रोक लगा सकते हैं, उसको थोड़ा पॉज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एक नॉन एसेंशियल चीजें हैं। तेल आपको खरीदना ही है क्योंकि तेल से ट्रांसपोर्ट होगा और सारी चीजें आपको मिलेंगी। गोल्ड जैसी चीजें उस पर आप थोड़ा सा कंट्रोल लगा सकते हैं कि हाँ उसको अभी ना खरीदे, भारत से जो डॉलर है या हार्ड करेंसी वो बाहर ना जाए। तो दोस्तों ये देखते हैं कि भारत की सरकार या आरबीआई इसमें क्या कर सकते हैं। तो देखिए गल्फ में जो लड़ाई छिड़ी है जिसके कारण ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, उसमें भारत सरकार डायरेक्टली तो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो लड़ाई जो है वो कई देशों के बीच में है। भारत सरकार क्या कर सकती है कि जब तक ये लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तब तक हम अपने जो सोर्स है उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें जितना पॉसिबल हो। साथ ही हम यह कोशिश करें कि हमारा जो दूसरी जगह से, जैसे यूएई से हमने ये बात की कि यूएई अपना मेजर चंक या कुछ हिस्सा जो है भारत में स्टोर करेगा। इस प्रकार के हम कुछ देसी भाषा में कहें तो जुगाड़ कर सकते हैं जब तक ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और अपने इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। दूसरी बात, भारत एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए नए नए तरीके को इस्तेमाल कर सकता है जिससे हमारे अंदर इनफ्लो आए पैसा का, हमारे अंदर डॉलर की शॉर्टेज ना हो। तीसरा, भारत यह कर सकता है कि जो जरूरी सामान है केवल उसको खरीदने की कोशिश करे, बाकी जो नॉन जरूरी चीजें हैं, नॉन एसेंशियल थिंग्स है जैसे गोल्ड सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन ऑयल जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उस चीजों को थोड़ा ठहराव कर सकते हैं, उस पर ड्यूटी बढ़ा सकते हैं ताकि उसकी बिक्री कम हो जाए और भारत से पैसा बाहर ना जाए। तो गवर्नमेंट इसके लिए ये सारे काम कर सकती है। दोस्तों इस बात में भी अर्थशास्त्रियों की अलग अलग मत, अर्थात कुछ अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि ये बाजार पे छोड़ देना चाहिए कि रुपए जितना अपना वास्तविक स्थिति है उसको पाले, मतलब जितना नीचे जा रहा है उतना नीचे जाए। जैसे इसी आर्टिकल में मैं देखूं आगे नीचे तो इसमें हार्वर्ड की जो प्रोफेसर गीता गोपीनाथ, ठीक है, ये बोलती है कि भारत सरकार को, आरबीआई को कोई इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए, जैसा हो रहा है होने दो, एक समय बाद आके रुपया जो है ऑटोमेटिकली अपने जो उसका वास्तविक स्थिति है उसको प्राप्त कर लेगा।
अच्छा, इनका दलील क्या है? इनका दलील यह है कि जैसे ही रुपए कमजोर होगा तो भारत से चीजें खरीदनी आसान हो जाएगी, क्योंकि $1 के मुकाबले भारत का रुपया गिर गया तो इंपोर्ट जो है भारत को महंगा होगा और एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा, तो एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, जरूरी नहीं कि आपका अगर डिवैल्यूएशन हो रहा है, आपका करेंसी का डाउनफॉल हो रहा है तो एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि सिर्फ भारत का डाउनफॉल नहीं हो रहा है ना, भारत की करेंसी का डाउनफॉल नहीं हो रहा है, वियतनाम हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो ये कंपटीशन इंक्रीज होगा। तो भारत को लॉन्ग टर्म में अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाना ही होगा आजू बाजू या हमारे पड़ोसी देशों से, चाइना से, मतलब हमें एक कॉम्पिटिटिव एज लेना होगा, तब जाके हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और अगर भारत जो कि बहुत सारी चीजें, एसेंशियल चीजें जो इंपोर्ट करता है, भारत का बहुत ज्यादा पैसा डिवैल्यू हो गया, रुपया बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, तो हमें चीजें और भी ज्यादा महंगी होंगी। और हमारा जो इतिहास है इन सब चीजों को लेके वो काफी अच्छा नहीं रहा है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ता जाएगा, सरकार पर और प्रेशर आता जाएगा। तो गवर्नमेंट या आरबीआई को इंटरवेन करना जरूरी है, कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको प्रमुख कारण बता दिए कि भारत का जो रुपया है वो कमजोर क्यों हो रहा है और भारत के पास क्या स्ट्रेंथ है, भारत की क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, जैसे सर्विसेज या रेमिटेंस है, उनको भारत स्ट्रॉन्ग करके कुछ बेनिफिट उठा सकता है। आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं, अपने विचार जरूर बताएं। साथ ही यह सजेशन भी दे सकते हैं कि वीडियो को और बेहतर कैसे बनाया जाए। आप देख रहे हैं स्टडीफिकेशन, मैं हूं सागर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।